Last week we have understand concept of money supply. Central bank control money supply, or money supply means the stock of money available in an economy. तो मनी सप्लाई कर्व हम आज की क्लास में हम ड्राइव करने जा रहे हैं. मनी सप्लाई कर्व shows the relationship between real interest rate y axis and money supply stock of money and x axis. ठीक है. मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट विद एनी वेरिएबल. मनी सप्लाई पे कोई भी वेरिएबल इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्रोल कर रहा होता है. इन शॉर्ट रन मनी सप्लाई इज फिक्स्ड. ठीक है. तो शॉर्ट रन में मनी सप्लाई फिक्स होने का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो साल में एक मरतबा ही गवर्नमेंट क्या करती है, अनाउंस करती है. तो जो सप्लाई ऑफ मनी का जो डिसीजन होता है सेंट्रल बैंक का, वो इंक्रीज और डिक्रीज थ्योरेटिकली साल में एक ही मरतबा होता है. तो शॉर्ट रन का मतलब आपके पास क्या है, मनी सप्लाई फिक्स. बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन सेंट्रल बैंक शॉर्ट रन के अंदर भी मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकता है और मनी सप्लाई डिक्रीज करता है. ठीक है. तो मनी सप्लाई इंक्रीज मीन्स मनी सप्लाई कर्व वर्टिकली शिफ्ट राइटवर्ड, और मनी सप्लाई डिक्रीज मीन्स मनी सप्लाई कर्व वर्टिकली शिफ्ट लेफ्टवर्ड. ठीक है. तो मनी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, दिस इज ओरिजिन 0, 20, 30, 40, 50. ठीक है. तो इनिशियल अगर मनी सप्लाई आपकी 40 बिलियन है, तो सेंट्रल बैंक इंक्रीज मनी सप्लाई विद एनी टूल ऑफ monetary policy. This means money supply curve vertically shift rightward. 50 billion money supply. Money supply decrease means money supply curve vertically shift leftward. Money supply 30 बिलियन. ठीक है. तो रियल इंटरेस्ट रेट की कोई भी वैल्यू, मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर सकता है, सेंट्रल बैंक डिक्रीज कर सकता है. सेंट्रल बैंक के पास रियल इंटरेस्ट रेट के अलावा भी दूसरे वेरिएबल्स होते हैं, दूसरे ऑप्शंस होते हैं. तो मनी सप्लाई कर्व ऑलवेज वर्टिकल शेप. तो वर्टिकल शेप मनी सप्लाई कर्व क्या बता रहा होता है, किसी फैक्टर के, किसी वेरिएबल के इंक्रीज और डिक्रीज होने से अवेलेबल ऑफ जो मनी होती है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करता जब तक सेंट्रल बैंक की विलिंग नहीं होती है मनी सप्लाई आपकी कंट्री के अंदर फिक्स रहती है. तो इसलिए मनी सप्लाई कर्व आपका क्या होता है, वर्टिकल शेप होता है. तो विद एनी वैल्यू ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. ठीक है. तो मनी सप्लाई कर्व वर्टिकल शेप. लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड अंडरस्टैंड किया था. तो मनी डिमांड मीन्स होल्डिंग मनी. हम जितना अमाउंट विलिंग टू होल्ड करते हैं, जो आपकी पॉकेट में अमाउंट पड़ा है वो आपकी क्या मनी डिमांड है. आपने अपने घर में जो अमाउंट करेंसी नोट्स रखे हुए हैं वो आपकी क्या मनी डिमांड है. तो मनी डिमांड इज quantity of monetary assets people want to hold in their portfolios. In economics, the demand for money is desire holding of financial assets in form of money, na? That is cash or bank deposits rather than investment. It can refer to demand for money or narrow money defined as M1. तो जो अमाउंट हम होल्ड करते हैं जिस पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मनी डिमांड. हम मनी को होल्ड करते हैं. मनी होल्ड करने का हमें बेनिफिट क्या होता है और कॉस्ट क्या होती है. हम मनी को होल्ड करते हैं, मनी पे कोई रिटर्न नहीं मिलता है. इस पर रिटर्न्स क्या होते हैं, बहुत लो रिटर्न्स और नो रिटर्न्स होते हैं. बल्कि मनी होल्ड करते हैं तो हम इंटरेस्ट रेट को सेक्रीफाइस करते हैं. हम मनी होल्ड ना करें, हम किसी दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में, मॉनेटरी एसेट्स में इन्वेस्ट करें, बैंक सेविंग अकाउंट में हम रखें, तो हमें उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है. तो हम मनी को होल्ड करते हैं, मनी डिमांड करते हैं, इंटरेस्ट रेट सेक्रीफाइस करते हैं, फिर भी हम मनी होल्ड करते हैं. मनी का सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है, वो क्या होता है, मनी इज मोर लिक्विड एसेट्स. तो लिक्विडिटी पर्पस के लिए हम मनी को होल्ड करते हैं, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन पर्पस को कंप्लीट करना होता है, प्रिकॉशन पर्पस एंड स्पेकुलेशन पर्पस. तो इन तीनों पर्पस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड. तो मनी डिमांड भी एक
एसेट है, जिस तरह एसेट डिमांड डिपेंड कर रही होती है रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी, इसी तरह मनी डिमांड भी इन तीनों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। बट मेन वेरिएबल्स ऑफ मनी डिमांड आर प्राइस लेवल, रियल इनकम, इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, वेल्थ, रिस्क ऑन अल्टरनेटिव एसेट। तो ये 9 फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल इंक्रीज मीन्स प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। हम मनी को होल्ड क्यों करते हैं? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा? हमें ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर है अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो प्राइस लेवल इंक्रीज, मनी डिमांड इंक्रीज। और जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो हम मनी डिमांड कितना बढ़ाते हैं? प्रोपोर्शनली इंक्रीज करते हैं। दिस मीन्स अगर 10% प्राइस लेवल बढ़ेगा तो हम मनी डिमांड भी क्या करेंगे? 10% बढ़ाएंगे। तो प्राइस लेवल और मनी डिमांड का रिलेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिलेशन, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन। जितना प्राइस लेवल बढ़ता है उतना ही ज़्यादा अमाउंट हम होल्ड करते हैं, क्योंकि हम होल्ड क्यों कर रहे होते हैं? ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए। ट्रांजैक्शन पर्पज़ का मतलब क्या होता है? कि परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये प्राइसेस किसकी बढ़ रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस राइज हो रही हैं। तो प्राइस लेवल इंक्रीज, करंट इन्फ्लेशन इंक्रीज। जितना करंट इन्फ्लेशन और करंट प्राइस लेवल बढ़ेगा उतना ही हम क्या करेंगे? मनी डिमांड इंक्रीज करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड प्राइस लेवल, 10% price level increase, 10% money demand increase. Second variable is real income. ठीक है, तो रियल इनकम मीन्स रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, है ना, जनरल प्राइस लेवल। तो रियल इनकम का इम्पैक्ट क्या होता है मनी डिमांड के साथ? तो जब रियल इनकम इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होगा? ज़्यादा आपके पास इनकम होगी तो आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे। तो रियल इनकम और प्राइस लेवल का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। रियल इनकम इंक्रीज, आपके पास ज़्यादा आपकी सैलरीज होंगी, ज़्यादा आपका इनकम लेवल होगा, आप ज़्यादा मनी होल्ड करोगे क्योंकि आपने ज़्यादा परचेजिंग आप करना। लेकिन मनी डिमांड का और रियल इनकम का जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता। जितनी इनकम बढ़ती है उतनी आप मनी डिमांड नहीं बढ़ाते। मनी डिमांड बढ़ाते हो बट मनी डिमांड, इंक्रीज इन मनी डिमांड प्रोपोर्शनली लेस देन इंक्रीज इन इनकम। क्योंकि आंसर हमारे पास क्या है कि हम अपनी इनकम को डिफरेंट मेथड में यूज़ करते हैं। यानी इनकम आपकी बढ़ी तो उसमें से कुछ अमाउंट आप क्या करोगे? उन एसेट्स पे भी आप यूज़ करोगे जो आपको रिटर्न्स देते हैं। यानी कि आप डिपॉजिट्स आप करोगे, सेविंग अकाउंट्स में जाओगे, अदर सिक्योरिटीज़ की तरफ भी आप मूव करोगे। तो रियल इनकम इंक्रीज, मनी डिमांड इंक्रीज, बट इंक्रीज इन मनी डिमांड प्रोपोर्शनली लेस देन इंक्रीज इन रियल इनकम। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन प्राइस लेवल के साथ भी है, रियल इनकम के साथ भी है। प्राइस लेवल के साथ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन है, रियल इनकम के साथ डायरेक्ट है बट प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। सर ठीक, इसमें ये जो आपने y के बाद n लिखा है उसका मतलब क्या है? नॉमिनल y जीडीपी की ना। नॉमिनल जीडीपी। ओके। ठीक है, तो वाई क्या होता है? आपका रियल जीडीपी होता है ना। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेट, यानी कि आउटपुट एडजस्टेड विद प्राइस लेवल, इनकम एडजस्टेड विद प्राइस लेवल, स्पेंडिंग एडजस्टेड विद प्राइस लेवल। ठीक है, थर्ड वेरिएबल इज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है आपका रियल इंटरेस्ट रेट और एक हमारे पास क्या होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। देखें, रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम किस तरह यूज करते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से हम एक्सपेक्टेड और फ्यूचर इन्फ्लेशन को माइनस करें, हमारे पास क्या आता है? एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट। तो एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट को हम हमेशा रिलेट कर रहे होते हैं एसेट्स अदर देन मनी डिमांड। तो मनी डिमांड के अलावा जो दूसरे आपके मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं उनको हम रिलेट कर रहे होते हैं। तो जब भी रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा रिटर्न्स ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स इंक्रीज। तो आपके जो अल्टरनेटिव एसेट्स हैं,
चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हों, चाहे आपके पास स्टॉक्स हों, चाहे आपके पास दूसरे जो एसेट्स हों। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे एसेट्स को डिस्कस किया था जो हम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हम रिलेट कर रहे होते हैं रिटर्न्स ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स। तो अल्टरनेटिव एसेट्स में जब रिटर्न इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, हम लेस मनी डिमांड करेंगे, हम उन अल्टरनेटिव एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में कीप करेंगे। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, मनी डिमांड डिक्रीज। इसका रीज़न क्या होता है कि अल्टरनेटिव एसेट्स में जो रिटर्न्स हैं वो क्या हो गए आपके पास, इंक्रीज हो गए। ठीक है, देखें मनी सप्लाई कर्व हमने पढ़ लिया था, इसी तरह मनी डिमांड कर्व भी शो करा होता है रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो मनी डिमांड, रियल इंटरेस्ट रेट वाई एक्सिस, और रियल इंटरेस्ट रेट का मनी डिमांड के साथ रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो मनी डिमांड कर्व हमेशा क्या होगी आपके पास, वर्टिकल शेप के अंदर होगी। तो मनी सप्लाई कर्व वर्टिकल शेप, मनी डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप और नेगेटिव शेप। मनी डिमांड कर्व डाउनवर्ड शेप होती है। मनी डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट ऑफ मनी होल्ड बाय इंडिविजुअल्स और बिजनेस। रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, मनी डिमांड डिक्रीज। रीजन क्या है, रिटर्न्स ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स इंक्रीज। पीपल, इंडिविजुअल और बिजनेस क्या करते हैं, अल्टरनेटिव एसेट्स पे अपनी जो कैश होती है उसे कन्वर्ट करते हैं। और रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, रिटर्न्स ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स डिक्रीज। जब अल्टरनेटिव एसेट्स में रिटर्न्स डिक्रीज हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव एसेट्स को विदड्रॉ करते हैं, लिक्विड करते हैं, और मनी डिमांड, होल्डिंग मनी क्या हो जाती है आपके पास, इंक्रीज हो जाती है। तो रियल इंटरेस्ट रेट इज मेन वेरिएबल ऑफ मनी डिमांड कर्व। रियल इंटरेस्ट रेट जो ये इंक्रीज, सर मनी डिमांड इंक्रीज। यस, सर जो ये ऑल्टरनेटिव एसेट्स अभी आपने बताई, प्रॉपर्टी बॉन्ड्स वगैरह ये सब ही होता है ना? ये सब कुछ होते हैं जो होल्डिंग मनी के अलावा जितने भी एसेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नॉन मॉनेटरी लिखा हुआ है। जितने भी अल्टरनेटिव एसेट्स हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, उन सब पे रिटर्न्स आपके बढ़ रहे हैं। यानी कि जो आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, ये आपके पास क्या है, M1 तो नहीं ना, होल्डिंग मनी थोड़ी है, ये तो M2 में आता है। इस पे भी अगर रिटर्न बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करोगे, जो कैश घर पे रखा हुआ है वो आप उन एसेट्स में आप क्या करोगे, रखोगे। इसके अलावा जो रियल एस्टेट हो गया, जितने भी आपके एसेट्स हो गए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो गया, कहीं पर भी आपको लगता है कि रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो आप मनी को होल्ड नहीं करोगे, आप उन एसेट्स को क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। तो उन एसेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, होल्डिंग मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, मनी डिमांड डिक्रीज। और रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव एसेट्स को हम क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। और जब विड्रॉ करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि आप होल्डिंग मनी आपकी इंक्रीज हो गई है। तो मनी डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लूप। ठीक है, मनी डिमांड कर्व में शिफ्टिंग किस वजह से होगी, ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड। अभी दो फैक्टर्स हमने पढ़े। पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा, प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल इंक्रीज का मतलब क्या है, अगर हम मार्केट के अंदर 3% इंटरेस्ट रेट है और जो अमाउंट ऑफ मनी डिमांड है, लोग 30 बिलियन अमाउंट को लोगों ने और बिजनेस ने होल्ड किया हुआ है। अब इस लेवल पे प्राइस लेवल बढ़ जाए, इस लेवल पे प्राइस लेवल बढ़ जाए और अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट हो, यानी इंटरेस्ट रेट आपका 3% है, कांस्टेंट है, इनकम लेवल आपका कांस्टेंट है, सिर्फ आपका प्राइस लेवल आपका राइज हो गया। तो प्राइस लेवल इंक्रीज मीन्स मनी डिमांड इंक्रीज। मनी डिमांड इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, अब 3% इंटरेस्ट रेट पे लोग विलिंग टू होल्डिंग मनी कितना है, 40 बिलियन। तो मनी डिमांड करो शिफ्ट अप टू राइट, price level increase, money demand curve shift up to right, income increase, real income increase, money demand increase, money demand curve shift right to up। और रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का मतलब क्या है, मनी डिमांड कर्व में क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व, कॉन्ट्रैक्शन, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, एक्सपेंशन इन मनी डिमांड कर्व। तो मनी डिमांड कर्व
में मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है रियल इंटरेस्ट रेट से। बाकी तमाम फैक्टर से क्या होगा, शिफ्टिंग इन मनी डिमांड कर्व। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट रेट में हमने तीन फैक्टर्स पढ़े, दो फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए थे, रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम कंपेयर करते हैं रिटर्न्स ऑन मनी से। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्राइस से एडजस्टेड होता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि जब भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, हमने एक पर्पस पढ़ा था, स्पेकुलेशन पर्पस। तो जब भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा और रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अब रिटर्न्स ऑन मनी आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हमेशा हम कंपेयर किससे कर रहे होते हैं, रिटर्न ऑन होल्डिंग मनी, यानी कि आपके पास ऑप्शंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं कि आपको मनी को होल्ड करने से आपको क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो जब भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, मनी डिमांड क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम किससे रिलेट कर रहे होते हैं, रिटर्न्स ऑन होल्डिंग मनी, रिटर्न्स ऑन मनी। रियल इंटरेस्ट रेट को हम किससे कंपेयर कर रहे होते हैं, रिटर्न्स ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ठीक है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मनी डिमांड कर्व क्या होगी आपके पास, शिफ्ट होगी राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगी, क्योंकि मनी शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड मनी डिमांड। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट का रिलेशन शो नहीं करता। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या है आपके पास, अदर फैक्टर ऑफ मनी डिमांड। तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, रिटर्न्स ऑन होल्डिंग मनी, रिटर्न्स ऑन मनी इंक्रीज। तो हम क्या करेंगे, मनी को ज़्यादा विदड्रॉ करेंगे। लाइक अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ कर दे क्रिकेट मैच पे जो होर्डिंग करते हैं, जो आपके पास गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट अपने पास होल्ड करेंगे और हर शख्स क्या करेगा आपके पास उस गैम्बलिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अब होल्डिंग मनी क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। या पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होना शुरू हो जाए बाकी तमाम करेंसियों के मुकाबले में। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही होती है तो लोग क्या करते हैं, डॉलर को ज़्यादा होल्ड करते हैं, क्योंकि डॉलर पर रिटर्न्स क्या हो रहे हैं आपके पास, इंक्रीज होते हैं। तो जब भी आपकी करेंसी पे रिटर्न्स बढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को रिलेट हम किससे कर रहे होते हैं, रिटर्न्स ऑन मनी। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, लोग ज़्यादा अमाउंट होल्ड करते हैं। मनी डिमांड इंक्रीज, मनी डिमांड कर शिफ्ट राइटवर्ड। चले, तो इन इक्वेशंस को अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले फैक्टर्स हम कवर कर लें, फंक्शन ऑफ नॉमिनल मनी डिमांड एंड फंक्शन ऑफ रियल मनी डिमांड। सर तो फिफ्थ फैक्टर इज फ्यूचर इन्फ्लेशन। यस, सर वो रियल इंटरेस्ट रेट जो है उससे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगी और नॉमिनल से शिफ्टिंग होगी। बिल्कुल, क्योंकि थैंक रियल यू सर। रियल इंटरेस्ट रेट इज मैन वेरिएबल ऑफ मनी डिमांड ना, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज अदर वेरिएबल। तो फिफ्थ फैक्टर इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फ्यूचर में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर इन्फ्लेशन इंक्रीज, ऑल करंट वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि करंट प्राइस लेवल आपका नहीं बढ़ रहा, करंट इनकम आपका सेम है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, वेल्थ, सारे फैक्टर आपके कांस्टेंट है। सिर्फ हो क्या रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन आपका राइज हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन्फ्लेशन इंक्रीज, तो इंडिविजुअल्स और बिजनेस का बिहेवियर क्या होता है, हम फ्यूचर इन्फ्लेशन को कॉप करने के लिए हम करते क्या है कि हम करंट जो हमने मनी होल्ड किया हुआ है उसे हम मूव करते हैं अल्टरनेटिव एसेट्स की तरफ, जिनसे हमें क्या मिलता है, रिटर्न्स मिलता है। उन रिटर्न की से हम करते क्या है, फ्यूचर इन्फ्लेशन को हम क्या करते हैं, तो हम कॉप कर रहे होते हैं। तो जब भी फ्यूचर में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, हम अपनी करंट मनी होल्डिंग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जो अमाउंट हमने अपने पास रखा हुआ है उसे हम कन्वर्ट करेंगे उन एसेट्स में जिनसे हमें क्या मिल रहा होता है, रिटर्न्स मिल रहा होता है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज, मनी डिमांड डिक्रीज। इसका रीजन क्या है, रि- जब भी फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फ्यूचर इन्फ्लेशन में फ्यूचर के अंदर अपनी कंजप्शन को स्मूथ करने के लिए, अपने रूटीन कंजप्शन को, ट्रांजैक्शंस को स्मूथ करने के लिए हम फ्यूचर रिटर्न्स को इंक्रीज करेंगे। फ्यूचर रिटर्न्स किस तरह इंक्रीज होंगे, जबकि बाकी सारे फैक्टर्स, आपकी इनकम कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कि हम
मनी डिमांड कम कर दें, हमारे पास जो होल्डिंग मनी है उसको मूव कर दें उन एसेट्स के ऊपर जिन पे हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हम उन एसेट्स को परचेज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, हमारी करंट मनी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो मनी डिमांड डिक्रीज मीन्स रियल इंटरेस्ट रेट 3% है, 3% पे पहले हम मनी डिमांड कर रहे थे 30, अब हम 3% रियल इंटरेस्ट रेट पे मनी डिमांड कितना कर रहे हैं, 20 बिलियन। तो फ्यूचर इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन्फ्लेशन इंक्रीज, मनी डिमांड डिक्रीज, मनी डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट टू डाउन। इंक्रीज का मतलब क्या है, राइट टू अप, डिक्रीज का मतलब क्या है, लेफ्ट टू डाउन, क्योंकि ये ओरिजिन है, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा, इस तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, डिक्रीज। तो मनी डिमांड कर्व डिक्रीज मीन्स मनी डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट टू डाउन, इंक्रीज मीन्स राइट टू अप। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ मनी डिमांड इज वेल्थ। ठीक है, वेल्थ इंक्रीज, वेल्थ मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और वेल्थ इंक्रीज का मतलब क्या है कि अब आपके पोर्टफोलियो में मोर एसेट्स आपने परचेज कर लिए। तो एसेट्स आपके पास जितने ज़्यादा होंगे इसका मतलब क्या हुआ, उन एसेट्स की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपके पास एक कार है और उसके मंथली स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स अगर 10,000 हैं और आपने एक और कार परचेज कर ली, तो जो न्यू कार परचेज कर रहे होंगे उसकी भी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स होंगे 10,000, नहीं तो उस कार पे भी आपको 5,000 रुपये तो आपको मंथली आपके लगेंगे, कभी न कभी तो आपने घर से बाहर निकालना होगा, बैटरी ऑन करनी होगी। इसी तरह आपके पास एक फ्लेट है, वेल्थ इंक्रीज होने का मतलब अगर आपने एक और फ्लेट परचेज कर लिया है तो जो आपका करंट फ्लेट था उसमें आप यूटिलिटी बिल पे करते थे और अदर मेंटेनेंस बिल आप पे करते थे, एक और फ्लेट आपने परचेज किया तो इसका मतलब क्या है कि अब उस मेंटेनेंस कॉस्ट यूटिलिटी बिल्स आपने कवर करने होंगे। तो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट और यूटिलिटी बिल्स कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोर मनी होल्ड करना होगा। तो वेल्थ इंक्रीज मीन्स मोर एसेट्स, और मोर एसेट का मतलब क्या है, अब आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो और ज़्यादा हो गई है। तो वेल्थ इंक्रीज, मनी डिमांड इंक्रीज, मनी डिमांड इंक्रीज मीन्स मनी डिमांड कर्व शिफ्ट राइट टू अप। सेवन फैक्टर ऑफ लेकिन मनी, सर जब हम लेकिन सर जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमारा तो मनी सप्लाई कम हो जाता है ना। बिल्कुल देखें, जब हम एसेट्स को परचेज कर रहे होते हैं ना, वो होल्डिंग मनी से नहीं करते। एसेट्स को जब हम परचेज कर रहे होते हैं, हम कहाँ से परचेज कर रहे होते हैं, अपनी सेविंग से परचेज कर रहे होते हैं ना। तो कार की अगर प्राइस 10 लाख रुपए है तो 10 लाख तो होल्ड नहीं करते होंगे ना, होल्ड तो आप किसके लिए कर रहे होते हो, रूटीन ग्रॉसरी ट्रांजेक्शन्स के लिए, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए या स्पेकुलेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप न्यू कार परचेज कर रहे हो तो वो कहाँ से परचेज करोगे, अपनी सेविंग से आप करोगे, तो वेल्थ आपकी बढ़ गई ना। इनकम से हम वेल्थ इंक्रीज थोड़ी कर सकते हैं, इनकम को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। जब सेविंग इतनी हो जाती है तो हम एक नया एसेट परचेज करते हैं। अब वेल्थ इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, अदर फैक्टर्स आपके सब कांस्टेंट हैं। आपके पास एक कार थी, दो कार हो गई, आपके पास एक बंगला था, एक और बंगला परचेज कर लिया, आपके पास एक फ्लीट था, एक और फ्लीट परचेज कर लिया ना। तो किसी भी शेप में एसेट आपका क्या हो गया, आपके बढ़ गए। तो एसेट्स इंक्रीज का मतलब क्या है कि अब उन एसेट्स को संभालने की कॉस्ट तो आपको बेयर करनी पड़ेगी ना। तो उसका मतलब क्या है कि पहले अगर आपके पास एक कार के लिए 10,000 रखते थे, तो जो आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर्स हैं अब उसके लिए एक और कार है आपके पास है, तो आप 10 की जगह आप 15,000 आप अपने पास होल्ड रखोगे मंथली, ताकि आपकी जो दोनों कार्स हैं उनके फ्यूल और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो, आपकी कवर हो। तो वेल्थ इंक्रीज का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा अमाउंट होल्ड करेंगे। उसके अलावा सिंपल सी बात है, जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं तो उनके पॉकेट में ज़्यादा ही मनी होती है ना। अगर आप ज़्यादा रिच हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने पास ज़्यादा अमाउंट होल्ड करोगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप रिच होते हो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके जो स्पेंडिंग होगी, ट्रांजेक्शन्स होगी, वो उतनी ज़्यादा होगी। तो वेल्थ इंक्रीज का मतलब क्या है, मेन चैनल रीज़न क्या होता है, मोर एसेट्स। जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, उतनी ज़्यादा आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो मनी डिमांड क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, रिस्क ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स। ठीक है, तो रिस्क ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स का मतलब क्या है कि मनी डिमांड के अलावा जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट्स हों, चाहे वो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो रिस्क फ्री होते हैं।
चाहे वो आपके पास स्टॉक्स हों, चाहे रियल इस्टेट हो, जितने भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं, उन तमाम पे रिस्क इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या होगा, उन एसेट्स को आप क्या करोगे, सेल करोगे। क्योंकि जब भी रिस्क बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है, चांसेस ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी इंक्रीज। लाइक अभी देखा होगा आपने स्टॉक मार्केट के अंदर 700 जो पॉइंट स्टॉक मार्केट आपका फॉल हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने जो शेयर परचेज किए थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो वो क्या करेंगे, उन शेयर्स को सेल करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट अब बहुत ज़्यादा आपका रिस्की हो गया, तो अपने आप शेयर को सेल करोगे, इसका मतलब क्या है कि अब आपकी होल्डिंग मनी क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई है। तो अल्टरनेटिव एसेट्स में जब रिस्क बढ़ता है, चांसेस ऑफ लॉस बढ़ते हैं, तो हम उन अल्टरनेटिव एसेट्स को क्या करते हैं, विदड्रॉ करते हैं, उनको लिक्विड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपकी होल्डिंग मनी इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन रिस्क में इंक्रीज मनी डिमांड, ठीक है। तो रिस्क ऑन अल्टरनेटिव एसेट इंक्रीज, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज, मनी डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है। एट फैक्टर इज लिक्विडिटी ऑफ अल्टरनेटिव एसेट्स। अल्टरनेटिव एसेट्स अगर लिक्विड हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेटिव एसेट्स पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, रिटर्न्स भी मिलते हैं। हम मनी को होल्ड क्यों करते हैं, एक ही पर्पज होता है, मनी इज मोर लिक्विड एसेट। अब जब अल्टरनेटिव एसेट्स ही लिक्विड हो जाए, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन जो परचेजिंग है, वो हर शॉप उस पर अप्लाई करना शुरू कर दे, तो आप किसी भी शॉप में चले जाएं, मोबाइल से पेमेंट कर लें। आपके मोहल्ले में हर जगह एटीएम मशीनें लगी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, लिक्विड हो गए। यानी कि आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो बॉन्ड्स हैं, जो आपके स्टॉक्स हैं, वो किसी वक्त भी आप किसी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन उसे कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर लिक्विडिटी आपकी बढ़ गई। तो जब अल्टरनेटिव एसेट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मनी डिमांड डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि मनी होल्ड करने का एक ही पर्पस था कि मनी इज़ मोर लिक्विड एसेट। अब हमें जो ट्रांजैक्शंस करनी है, जो हमारे प्रिकॉशन पर्पज़ हैं, जो स्पेकुलेशन पर्पज़ हैं, वो सारे के सारे अल्टरनेटिव एसेट्स से ही फुलफिल हो रहे हैं। तो हम मनी डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि जब हम मनी को होल्ड करते हैं तो हम इंटरेस्ट को सेक्रीफाई करते हैं। लिक्विडिटी ऑन अल्टरनेटिव एसेट इंक्रीज, रिड्यूस डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड का शिफ्ट लेफ्ट टू डाउन, ठीक है। नाइन जो फैक्टर है मनी डिमांड का, वो है एफिशिएंसी इन पेमेंट मेथड्स या पेमेंट टेक्नोलॉजीज इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, जिन पे आप प्राइसेस पे करते हो, वो तमाम एक्टिविटीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन उन एक्टिविटीज़ की पेमेंट्स कर सकते हो। आपके हर मोहल्ले के अंदर एटीएम मशीन रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेमेंट मेथड्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आपके पास आ गई है। अब 15-20 साल पहले अगर आप देखेंगे, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही एटीएम मशीन नज़र आएगी, और बहुत सारी बैंक ऐसी होंगी जिनकी एटीएम मशीन ही नहीं होंगी। अब आप देखते हो तो कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिस ब्रांच के ऊपर आपका एटीएम मशीन ना हो। कोई शॉपिंग मॉल ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर एटीएम मशीन ना हो। अब अगर मोर एडवांसमेंट का मतलब क्या है, कि कोई भी स्ट्रीट ऐसी नहीं होगी जहाँ पर एटीएम मशीन ना हो, ठीक है। तो एटीएम मशीन से आपको शायद मालूम हो, पाकिस्तान में एक एजाज़ हासिल है एटीएम मशीन का। वो क्या है कि दुनिया की जो हाईएस्ट एटीएम मशीन है, वो पाकिस्तान ने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। वो किस जगह पे इंस्टॉल किए, वो इंस्टॉल किए सुस्त बॉर्डर के ऊपर ना, ये पंजाब का जो आपका बॉर्डर है, पाकिस्तान और चाइना का, ठीक है। तो वहाँ पर हबीब बैंक ने अपनी एटीएम मशीन इंस्टॉल की है, और उस हबीब बैंक की जो एटीएम मशीन है, उसको एजाज़ ये हासिल है कि वो वर्ल्ड के हाईएस्ट आपके पास क्या है, लोकेशन पे एटीएम मशीन है, ठीक है। तो पेमेंट मेथड्स में एफिशिएंसी आ जाए, तो मनी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम मनी को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम अल्टरनेटिव एसेट्स से किसी भी एक्टिविटी की पेमेंट्स कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी इन पेमेंट मेथड्स, मनी डिमांड डिक्रीज, मनी डिमांड कर शिफ्ट राइटवर्ड। सर यस, 8 और 9 जो है वो सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है, जी। ठीक है। 8 सर की 3 से दोनों आपके क्या है, सेम है। जी जी।
सर हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है? बिल्कुल कंफर्म नहीं है आप सर अभी एनबीपी है बैंक सर, के। नेशनल बैंक। एनबीपी है, हाँ बिल्कुल, मैं नहीं गया हूँ वहाँ पर। तो एनबीपी आप सही कह रहे होगे, अगर आप गए हो तो कंफर्म नहीं है। एनबीपी के एचबीएल है, ये दोनों आपके पास क्या है, पाकिस्तान के लार्जेस्ट यस सर। ब्रांचेज हैं, है ना। तो आप सही कह रहे होगे, क्योंकि हबीब बैंक एक प्राइवेट बैंक है और एनबीपी आपके पास क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। तो जी सर। प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते जिसपे उन्हें लॉस हो ना। तो इस तरह के जो आपके एक्टिविटीज़ होती है गवर्नमेंट बैंक ही कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्विस बॉर्डर जो होता है वो आपका साल में 4-5 महीने तो जी जी सर। बर्फ़ की वजह से लोग वहाँ पर जाते ही नहीं है ना। तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, तो नेशनल बैंक ही आपके पास वहाँ पे इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, तो बहरहाल जो भी आपके पास बैंक है, तो हाईएस्ट जो आपके पास एटीएम मशीन इंस्टॉल लोकेशन है, इसका जो एजाज़ है वो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, देखें, यस सर। इलास्टिसिटीज ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इलास्टिसिटी पढ़ा था वो क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें आंसर क्या करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें आंसर करता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर हम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड पढ़ रहे हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड का मतलब क्या हुआ कि रिस्पांस ऑफ मनी डिमांड ड्यू टू एनी फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड। और मनी डिमांड का पहला फैक्टर प्राइस लेवल था, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल से मनी डिमांड पे परसेंटेज कितना इम्पैक्ट आएगा, इसका आंसर हमें कौन देगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड क्या होगी, हमेशा इक्वल्स टू 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि प्राइस लेवल और मनी डिमांड का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। अगर 10% प्राइसेस बढ़ेंगी तो मनी डिमांड भी क्या होगी, 10% राइज होगी। तो मनी डिमांड का आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, यूनिटरी इलास्टिक और 1, क्योंकि इलास्टिक का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। उसको जब हम ओपन करते हैं तो जो इलास्टिक ऑफ डिमांड होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, मैंने लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो इलास्टिक ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय P1 डिवाइड बाय QM ना, मनी डिमांड। तो चेंज इन वन डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय P1 M1, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइस इलास्टिक ऑफ मनी डिमांड। इसी तरह दूसरा फैक्टर क्या है, इनकम। तो इनकम इलास्टिक ऑफ मनी डिमांड क्या होगा, प्राइस की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनकम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी तरह इंटरेस्ट इलास्टिक ऑफ मनी डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस की जगह हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट रेट एड कर देंगे। तो किसी भी फैक्टर की हम रिस्क के बढ़ने या कम होने की वजह से मनी डिमांड पे परसेंटेज चेंज किया आता है, ये हम अगर चेक कर रहे होंगे तो बेसिकली हम क्या चेक कर रहे होंगे, इलास्टिक ऑफ मनी डिमांड। तो इलास्टिक ऑफ मनी डिमांड हमें क्या एक्सप्लेन करता है, परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, तो द परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड caused by 1% increase in any factor of money demand. Income elasticity of demand always positive and less than 1। ठीक है, तो लेस देन 1 क्यों होगी, क्योंकि इनकम जितनी बढ़ रही होती है उतनी मनी डिमांड नहीं बढ़ती। तो लेस देन 1 का मतलब क्या है, चेंज इन इनकम ज्यादा है और चेंज इन मनी डिमांड कम है। ठीक है, ये गोल्ड फिट एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, 2/3 होती है, 2/3 1 से लेस होती है ना। इसी तरह इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड आपकी नेगेटिव होती है। अभी हमने अंडरस्टैंड किया, रियल इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेगा मनी डिमांड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 क्यों होगी, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया, ए प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड मनी डिमांड। जितना प्राइस लेवल बढ़ता है उतना ही मनी डिमांड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, +1।
10% increase in prices, 10% increase in money demand, ठीक है। तो these are factors of money demand and elasticity of money demand, ठीक है। तो अब हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।